हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के अंतर्गत जो है अध्याय 3 में हम लोग पढ़ रहे थे मानव जनन तंत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं नर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत जो है हमने जो है इससे पहले वीडियो में बात कर लिया था, है ना। वृषण और जो है और इन सभी संरचनाओं के बारे में हमने बात की थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषण जालक की, है ना। ध्यान से समझेंगे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वृषण जालक, है ना। रेटेटेस्टिस वृषण जालक, रेटेटेस्टिस जो वृषण जालक है यानी रेटेटेस्टिस है, ध्यान से समझेंगे। ये जो है बहुत कुंडलित संरचना होती है। जितने भी ये सेमनीफेरस नलिकाएं हैं ये निकल कर जो है कि एक आगे यहाँ पे संरचना बनी होती है जहाँ पर आकर जो है इकट्ठी होती हैं। इसी को बोलते हैं क्या, वृषण जालक या फिर रेटेटेस्टिस, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, वृषण जालक या फिर रेटेटेस्टिस, है ना, टेस्टिस। ठीक है। इस संरचना को आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो वृषण जालक है यहाँ पर शुक्रजन नलिकाएं ये अंदर की तरफ क्या होती हैं, कुंडलित होती हैं और आगे की तरफ आकर जो है कि ये सीधी हो जाती हैं, है ना, खुल जाती हैं और आकर यहाँ पर जो है एकत्रित होती हैं, एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे को हम लोग क्या बोलते हैं, वृषण जालक या फिर रेटेटेस्टिस कहते हैं। ठीक है। हमने बताया कि जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, शुक्रजन नलिकाएं वृषण में बाहर की तरफ जो है कैसी हैं, बाहर की तरफ जो है कि सीधी होंगी, अंदर की तरफ कैसी होती हैं शुक्रजन नलिकाएं, तो बहुत कुंडलित होती हैं और आगे की तरफ जो है सीधी होती हैं और यही जो है मिलकर क्या बनाती हैं, वृषण जालक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, वृषण जालक, है ना। ये जो संरचना होती है ना, ये जो संरचनाएं हैं, नलिकाएं संरचनाएं हैं, ये बहुत ही कुंडलित होती हैं। कैसी होती हैं, तो कुंडलित होती हैं, कुंडलित, है ना, कुंडलित संरचना होती है। और लगभग ये जो संरचना है वृषण जालक से 20 से 25, है ना, ध्यान से समझेंगे, वृषण जालक से लगभग 20 से 25 ऐसी नलिकाएं निकलती हैं, 20 से 25 अति सम्मिलित नलिकाएं। ठीक है, अति सम्मिलित नलिकाएं निकलती हैं, नलिकाएं निकलती हैं। अब ये जो नलिकाएं हैं, अति सम्मिलित नलिकाएं निकलती हैं और जो है इनको बोलते हैं अपवाहिका या फिर शुक्रवाहिका। ये जो नलिकाएं निकल रही हैं ये जो है इन्हीं नलिकाओं को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। इन नलिकाओं को शुक्रवाहिका कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे, शुक्रवाहिका। अब ये जो शुक्रवाहिका है, ध्यान से समझेंगे, हमने बताया था कल कि इसमें जो सेमनीफेरस नलिकाएं हैं, है ना, जो सेमनीफेरस नलिकाएं हैं इसी में यानी शुक्रजन नलिकाएं, इसी के अंतर्गत शुक्राणु का निर्माण होता है। अब ये जो शुक्राणु है इसी वृषण जालक से होते हुए किस में पहुंचेंगे, शुक्रवाहिका में। कहाँ पर पहुंचेंगे, शुक्रवाहिका में पहुंचती हैं यानी वासा एफ्रेंसिया में पहुंचती हैं। अब ये जो वासा एफ्रेंसिया है यहाँ से होते हुए शुक्रवाहिका जो है आगे बढ़ती है और ये शुक्रवाहिका जहाँ कहाँ खुलेंगी, ये शुक्रवाहिका जाकर खुलती हैं अधिवृषण में, अधिवृषण। ठीक है। अब ये कहाँ पे खुलेंगी, अधिवृषण की संरचना में जाकर खुलती हैं। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या बताया, जो शुक्रजन नलिकाएं हैं वो बहुत कुंडलित होती हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ आकर जो है थोड़ी सी सीधी हो जाती हैं और एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्या, रेटेटेस्टिस या फिर वृषण जालक। अब ये जो वृषण जालक होते हैं ये अति कुंडलित सम्मिलित होकर जो है कि एक संरचना बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका। ये जो संरचना बनी हुई है किसकी है, शुक्रवाहिकाओं की संरचना है। अब ये जो शुक्रवाहिका है ये जाकर खुलती है कहाँ पर, अधिवृषण में, अधिवृषण में। तो ध्यान से समझेंगे, शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये शुक्राणु कहाँ पर पहुँचेंगे, इस रास्ते से वृषण जालक से होते हुए कहाँ पर पहुँचेंगे, शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका से होते हुए अब ये जो है थोड़ी सी सीधी हो जाएगी और यहाँ पर अधिवृषण के अंदर खुलेंगे, है ना। कहाँ पर खुलेंगे, अधिवृषण में जाकर खुलते हैं। अब यहाँ पे शुक्रवाहिका, ध्यान से समझेंगे, अब जो यहाँ पे शुक्रवाहिका है ना, ध्यान से समझिएगा, शुक्रवाहिका क्या है समझेंगे, वासा एफ्रेंसिया क्या होता है, शुक्रवाहिका। ये जो है ये रोमाभिसिलिएटेड कोशिका होती है, ध्यान से समझिएगा। ये जो होती हैं रोमाभिसिलिएटेड, है ना, सिलिएटेड सेल्स हैं। ये रोमाभिसिलिएटेड सेल्स हैं यानी सिलिएटेड सेल का मतलब क्या, कि रोमाभी स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, है ना, कॉलमनर सेल्स होती हैं, रोमाभी कॉलमनर सेल्स होती हैं। ठीक है, कॉलमनर सेल्स होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं कि ये एकक उपकला से आश्रित होती हैं ना। ये जो संरचनाएं होती हैं किससे आश्रित होती हैं, एकल उपकला, है ना, यानी एक झिल्ली की बनी हुई एकल उपकला से आश्रित होती हैं, आश्रित होती हैं। ठीक है,
एकल उपकला से आश्रित होती हैं। अब ये जो संरचना है ये जो शुक्रवाहिका की एक कला से क्या होती है, आश्रित होती है, और इनकी भी संख्या कितनी होती है, तो लगभग 20 से 25 है ना। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 20 से 25 होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 20 से 25 संख्या होती है। और ये जो शुक्रवाहिकाएं हैं ये निकल कर कहाँ पर खुलेंगे, तो अधिवृषण में खुलती हैं। शुक्रवाहिकाएं कहाँ पर खुलती हैं, तो अधिवृषण में खुलती हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें शुक्र अधिवृषण की संरचना, है ना। आपने वृषण जालक समझा, ये जो है कि अति सम्मिलित होती हैं, कुंडलित होती हैं। अंदर की तरफ शुक्रजन नलिकाएं जो है अति कुंडलित होंगी, बाहर की तरफ जो है कि सम्मिलित हो जाती हैं, हो जाती हैं, और ये 20 से 25 सम्मिलित नलिकाएं बनाती हैं जिनको बोलते हैं शुक्रवाहिका। अब ये जो शुक्रवाहिका होती हैं ये सिलिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं, सिलिएटेड होती हैं, कॉलमनर सेल से बनी होती हैं। ये एकल उपकला की होती हैं, एकल उपकला की होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 से 25 होती है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे इसमें। अब जो है हम लोग देखेंगे अधिवृषण की संरचना, है ना। इसमें अब हम लोग देखेंगे अधिवृषण। ठीक है, अधिवृषण यानी एपिडेर्मिस, अधिवृषण, अधिवृषण, एपिडाइडेमिस, है ना। अब ध्यान से समझेंगे एपिडेर्मिस की संरचना क्या होती है। जो अधिवृषण होता है ये लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है। अधिवृषण जो होती है, ये जो हमने संरचना बनाई है यहाँ पर, ये जो कॉमा के आकार की संरचना है इसी को बोलते हैं क्या, अधिवृषण। ये क्या है, अधिवृषण, एपिडेर्मिस। अब ये जो संरचना होती है ये 6 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है, तो इसकी संरचना 6 मीटर लंबी संरचना होती है। 6 मीटर लंबी संरचना है, 6 मीटर लंबी, है ना, संरचना होती है, संरचना होती है। अब ये जो 6 मीटर लंबी संरचना होती है बहुत पतले धागे के रूप में होती है ना, बहुत पतले धागे के रूप में संरचना होती है। पतली होती है और कुंडलित होती है। कैसी होती है, पतली होती है और कैसी होती है, कुंडलित होती है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे हमने क्या कहा। ये जो अधिवृषण होते हैं ये कॉमा के आकार के हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ये कैसी होती हैं, 6 मीटर लंबी संरचना होती है, पतली होती हैं और कैसी होंगी, कुंडलित होती हैं। ये जो कुंडलन संरचना है कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर की संरचना में हो जाती हैं। ये बहुत ही पतले होने के कारण जो है लगभग 4 सेंटीमीटर की संरचना में ये कुंडलित हो जाती हैं, क्वाइल्ड हो जाती हैं, है ना। जो एपिडिडाइमस है ये कुंडलित होकर ऐसी संरचना बनाती हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं, तो अधिवृषण के 3 भाग होते हैं। जो ऊपर की तरफ संरचना होती है, जो ऊपर की तरफ संरचना है उस पहले वाले भाग को या फिर शीर्ष भाग को बोलते हैं कैपट एपिडिडाइमस, है ना। इसको बोलते हैं क्या, कैपट एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ठीक है, याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, कैपट एपिडिडाइमस। और इसके जो मध्य वाला भाग है ये शीर्ष भाग है। ठीक है, ये शीर्ष वाला भाग है, इसको बोलते हैं क्या, कैपट, है ना, कैपट एपिडिडाइमस। जो मध्य वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्पस एपिडिडाइमस। ठीक है, मध्य वाले भाग को बोलेंगे कार्पस, मध्य भाग को बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ठीक है, ये मध्य भाग को बोलेंगे कार्पस एपिडिडाइमस। जो ये लास्ट वाला भाग होता है इसको बोलते हैं, लास्ट वाले भाग को कॉडा एपिडिडाइमस, है ना। इसका नाम याद रखेंगे, इसको बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉडा एपिडिडाइमस। ये जो लास्ट वाला भाग होता है ये जो वृषण खोल है ना, यानी जो वृषण जिसके अंदर टेस्टिस जो है एकत्र होते हैं, ये जो कॉडा एपिडिडाइमस है ये इससे पेशीय तंतु के द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो अधिवृषण की संरचना हमने बनाई है इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग, अधिवृषण में 3 भाग होते हैं, 3 भाग। जो पहला है शीर्ष भाग जो होता है, शीर्ष भाग उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष भाग को कार्पस एपिडिडाइमस, कार्पस एपिडिडाइमस, है ना, कार्पस एपिडिडाइमस। जो मध्य वाला भाग है, मध्य भाग को बोलते हैं क्या, कार्पस एपिडिडाइमस, है ना, कार्पस, सॉरी हमने क्या लिखा है, इसको बोलते हैं कैपट एपिडिडाइमस, है ना, कैपट एपिडिडाइमस। इसको बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमस, ठीक है, कार्पस एपिडिडाइमस। जो तीसरा लास्ट वाला भाग होता है, जो पश्च भाग होता है, शीर्ष भाग, और ये जो है जो नीचे वाला भाग होता है, अंतिम भाग होता है, अंतिम भाग को क्या बोलते हैं, कॉडा एपिडिडाइमस, है ना, कॉडा एपिडिडाइमस,
ठीक है। अभी जो कॉर्डा एपिडिडाइमस है ये पेशीय तंतु के द्वारा जो है वृषण खोल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, है ना। जो इसके स्क्रोटम वाले भाग से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। ये जो पेशीय संरचना से जुड़ी होती है, जो पेशीय संरचना से जुड़ी होती है कॉर्डा एपिडाइडमिस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको बोलते हैं प्रनिदेशक या फिर गोबर न्यूक्लियर, है ना। इसको बोलते हैं क्या, प्रनिदेशक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं इसको ग्यूबर न्यूक्लियम, है ना। ग्यूबर नेकुलम किससे बनी होती हैं, तो ग्यूबर नेकुलम, है ना। ये जो संरचना होती है नेकुलम, इसी से जो है ये क्या होती है, जुड़ी हुई संरचना होती है। तो इतनी बात जो है वृषण में आप जो है अधिवृषण के अंतर्गत याद रखेंगे। अच्छा, अधिवृषण के कार्य क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अधिवृषण के कार्य क्या होते हैं, तो ये जो अधिवृषण है ये क्या करते हैं कि शुक्राणुओं को जो है, मतलब अधिवृषण स्खलन से पूर्व, है ना, अधिवृषण जो है स्खलन से पूर्व इस शुक्राणुओं को कहाँ भेजेगा, यहाँ से शुक्रवाहिनी से होते हुए कहाँ पर भेजेगा, शुक्राशय के अंदर पहुंचाता है ना। क्या करेगा, मतलब इसमें जो है कि अधिवृषण के अंतर्गत जो है स्खलन से पूर्व जितने भी शुक्राणु होते हैं उसको संग्रह करेगा, स्टोर करने का भी काम करता है। किसका काम करेगा, स्टोर करने का भी काम करेगा, और उसको पोषण भी प्रदान करने का काम करते हैं। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि जो अधिवृषण की संरचना होती है वो शुक्राणुओं को जो है स्टोर भी करता है, स्टोर करके रखने का कार्य भी करेगा, उसको पोषण भी प्रदान करेगा, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको जो है अधिवृषण में याद रखनी है। ये कैसी होती है, 6 मीटर लंबी संरचना होती है, और ये जो पतली होती है और कुंडलित होती है। कैसी होती है, पतली होती है और कुंडलित होती है। ये कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर की संरचना बनाती है। कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की संरचना बनाती है। इसमें 3 भाग होते हैं। शीर्ष वाले भाग को कैपट एपिडाइडिमस, और मध्य वाले भाग को बोलते हैं कार्पस एपिडाइडिमस, और अंतिम भाग को बोलते हैं कॉर्डा एपिडाइडिमस, है ना। अब इसमें जो लास्ट वाला भाग होता है, कॉर्डा वाला भाग, ये वृषण कोश से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो पेशी संरचना से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं गुबर नेकुलम या फिर प्रनिदेशक। क्या बोलते हैं, गुबर नेकुलम या फिर प्रनिदेशक। अब इसके थ्रू अधिवृषण के होते हुए ये जो है कि अब ये आगे की तरफ जो खुलती है, पीछे से जो है कि जाकर खुलती है किसमें, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी से फिर शुक्राणु कहाँ पर पहुँचते हैं, शुक्राशय में। शुक्राशय से फिर इस स्खलन वाहिनी से होते हुए मूत्र मार्ग के रास्ते से जो है कि वृषण जो है कि शुक्राणु जो है क्या होते हैं, बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो पहले आप जो है इतनी संरचनाओं को नोट डाउन करेंगे। तो पहले आप हेडिंग देंगे वृषण जालक, रेटेटेस्टिस। वृषण जालक में आप जो है लिखेंगे, वृषण जालक में लिखिएगा कि शुक्रजन नलिकाएं वृषण में बाहरी सतह से, शुक्रजन नलिकाएं वृषण में बाहरी सतह से भीतर सतह में, बाहरी सतह से भीतर सतह में मध्य तक फैली होती हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक शुक्रजन नलिकाओं का अगला भाग अतिकुंडलित तथा अति सम्मिलित होता है, किंतु अंतिम सिरा लगभग सीधा होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे सभी शुक्रजन नलिकाएं, लिखेंगे इसमें सभी शुक्रजन नलिकाएं अंतिम सिरे नलिकाओं से बने एक जाल में खुलता है, जिसे वृषण जालक कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट से लिखेंगे वृषण जालक से 20 से 25 अति सम्मिलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें अपवाहिका या शुक्रवाहिका वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। आगे लिखेंगे शुक्रवाहिका आगे अधिवृषण में खुलती है, अब हेडिंग देंगे शुक्रवाहिकाएं वासा इफ्रेंसिया, है ना। इसमें लिखेंगे यह रोमाभी स्तंभी यानी सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स की एकल उपकला से आश्रित होती है। इनकी संख्या लगभग 20 से 25 होती है, और जो लिखिएगा 20 से 25 होती है, जो वृषण जालक से निकलकर अधिवृषण में खुलती है,
वृषण जालक से निकलकर कहाँ पे खुलेंगी, अधिवृषण में खुलती है। अब नेक्स्ट हेडिंग देंगे अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, है ना। इसमें आप नोट डाउन करेंगे, अधिवृषण में लिखेंगे कि अधिवृषण लगभग 6 मीटर, अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है, 6 मीटर लंबी संरचना होती है। यह पतली तथा कुंडलित संरचना है, पतली तथा कुंडलित संरचना है जो 4 सेंटीमीटर में कुंडलित होकर आकार बना लेती है, जो 4 सेंटीमीटर में कुंडलित होकर आकार बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वृषण के 3 भाग होते हैं, वृषण के 3 भाग होते हैं, आप ये नोट डाउन करेंगे। शीर्ष भाग कैपट एपिडिडाइमस, है ना, कैपट एपिडिडाइमस या इसी को बोलते हैं ग्लोबस मेजर, ठीक है, ग्लोबस मेजर। दूसरा लिखेंगे मध्य भाग कार्पस एपिडिडाइमस कहलाता है। तीसरा लिखेंगे अंतिम भाग कॉडा एपिडिडाइमस या ग्लोबस माइनर, या इसी को बोलते हैं ग्लोबस माइनर, ठीक है, ग्लोबस माइनर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉडा एपिडिडाइमस से एक पेशीय तंतु निकलता है जिसे प्रनिदेशक या गुबरनैकुलम कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वृषण कोश से प्रनिदेशक द्वारा जुड़ा होता है, वृषण कोश से प्रनिदेशक द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लेंगे। अब हेडिंग देंगे अधिवृषण के कार्य, ठीक है, अधिवृषण के कार्य। इसमें आप नोट करेंगे अधिवृषण के कार्य में लिखिएगा अधिवृषण स्खलन से पूर्व शुक्राणुओं का संग्रह करता है, उनके परिपक्वन हेतु पोषण प्रदान करता है तथा इसके साथ ही क्रमाकुंचन गति द्वारा स्खलन के समय शुक्राणु को बाहर धकेलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी, इसकी संरचना, है ना। शुक्रवाहिनी क्या है समझिएगा। शुक्रवाहिनी, ठीक है, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया, है ना, इसको क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, ठीक है। अब ये जो वासा डिफरेंशिया है, ध्यान से समझिएगा, ये कॉडा एपिडिडाइमस से शुक्रवाहिनी के रूप में जो है कि निकलते हैं, है ना। ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो जो कॉडा एपिडिडाइमस वाला भाग है, इसी से होते हुए ये ऊपर की तरफ क्या होंगे, पीछे से ये निकलते हैं, है ना, पीछे से क्या होते हैं, निकलते हैं। कहाँ से निकलेंगे, तो कॉडा एपिडिडाइमस वाले भाग से ये पीछे से जो है कि निकलते हुए संरचना होती है, किसकी होती है, वासा डिफरेंशिया की। अब ये जो शुक्रवाहिनी की लंबाई होती है, लगभग इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 40 से 45 सेंटीमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब ये जो संरचना होती है शुक्रवाहिनी से पहले तो ये जो है होते हैं, लेकिन उसके बाद में उदर गुहा में ये प्रवेश करते समय शुक्रवाहिनी से होते हुए, देखो ध्यान से समझेंगे, ये शुक्रवाहिनी से होते हुए यहाँ से, है ना, होते हुए ये उदर गुहा में क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं और जाकर कहाँ पे खुलती हैं, शुक्राशय में खुलती हैं। ध्यान से समझेंगे, ये जो है शुक्रवाहिनी उदर गुहा से होते हुए कहाँ पे खुलेंगी, शुक्राशय में क्या करती हैं, खुलती हैं, ठीक है। अब ये जो लगभग ये जो संरचना होती है, ये पहले तो कुंडलित होती हैं, अंदर की तरफ क्या है, कुंडलित है, लेकिन बाद में क्या होती हैं, ये सीधी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, तो सीधी हो जाती हैं, ठीक है। अब जो ये जो है कि ये
क्या होती हैं कि मूत्राशय के सतह से, पश्च सतह से ऊपर की तरफ जो है शुक्राशय में खुलती हैं और जो है कि ये मिलकर जो है स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? मिलकर स्खलन वाहिनी का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आपने जाना शुक्रवाहिनी जो होती है ये कहाँ पे खुलती है? तो ये कॉडा एपिडिडाइमस से होते हुए पश्च भाग से निकलती हैं और उदर गुहा से जाके होते हुए कहाँ पे खुलेंगी? तो इस शुक्राशय वाले भाग में खुलती हैं। अब ये जो ये शुक्रवाहिनी होती है ये सीधी होती है ना, कैसी होती है? सीधी होती है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई 40 से 45 सेंटीमीटर की होती है ना। तो आप इतनी चीज़ें नोट करेंगे शुक्रवाहिनी में, वासा डिफरेंशिया में लिखेंगे कॉडा एपिडिडाइमस से ही कॉडा एपिडिडाइमस ही शुक्रवाहिनी के रूप में, कॉडा एपिडिडाइमस ही शुक्रवाहिनी के रूप में सतत होता है, शुक्रवाहिनी के रूप में सतत होता है। आगे लिखेंगे शुक्रवाहिनी की लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। शुक्रवाहिनी की लंबाई लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे शुक्रवाहिनी पहले तो कुंडलित होती है। शुक्रवाहिनी पहले तो कुंडलित होती है, इसके बाद उदर गुहा में प्रवेश के समय यह लगभग सीधी हो जाती है। उदर गुहा में प्रवेश के समय यह लगभग सीधी हो जाती है और मूत्राशय के पश्च सतह से ऊपर से उदर गुहा से ऊपर से शुक्राशय शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्रमार्ग में खुलती है। ठीक है, मूत्रमार्ग में खुलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल्स यानी शुक्राशय की संरचना। शुक्राशय की संरचना अब ध्यान से समझते हुए चलिएगा शुक्राशय को, ये इंपॉर्टेंट है ना, शुक्राशय। ठीक है, शुक्राशय को जो है हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स, है ना, सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे शुक्राशय के बारे में, सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। ये जो है कि एक प्रकार की जनन ग्रंथि है, ये जो है कि एक प्रकार की क्या है? मानव की जनन ग्रंथि है। ये संख्या में कितनी होती हैं? तो संख्या में इन 2 होती हैं। कितनी होती हैं? 2, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ, है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, इधर की तरफ और उधर की तरफ, मतलब 2 होती हैं, 2 संख्या में होती हैं मूत्राशय। और ये जो है कि कहाँ पे ये होती हैं? तो ये हमने ऊपर की तरफ संरचना बनाई हुई है, एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? तो मूत्राशय, है ना, ये जो यूरिनरी ब्लैडर वाला है ये भाग और मलाशय के बीच में ये स्थित होती है ना। तो इनकी लोकेशन कहाँ पे है? तो मूत्राशय व मलाशय के मध्य में, है ना, मूत्राशय व मलाशय के मध्य ये स्थित होते हैं। ठीक है, स्थित होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या बताया कि शुक्राशय जो है एक प्रकार की क्या है? जनन ग्रंथि है। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ये मूत्राशय व मलाशय के मध्य में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये हमने संरचना समझने के लिए ऊपर की तरफ बनाई गई है, लेकिन ये जो है कि ये इसके जस्ट नीचे होती है ना, नीचे संरचना होती है। अब यहाँ पे समझेंगे कि इसमें जो है ये जो होता है ये वीर्य का लगभग 80% भाग बनाता है ना, वीर्य का लगभग 80% भाग यही बनाता है ना। इसमें कुछ सुक्रिय प्रद्रव्य सिक्रीट होते हैं। इसके अंतर्गत जो है कुछ क्या सिक्रीट होते हैं? सुक्रिय प्रद्रव्य। ये जो सुक्रिय प्रद्रव्य होते हैं ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ध्यान से समझते चलेंगे। ये सुक्रिय प्रद्रव्य कैसे होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। इनकी जो है क्षारीय नेचर के होते हैं। ये लगभग वीर्य का जो है लगभग 80% भाग जो है बनाने का कार्य करते हैं। जो सुक्रिय प्रद्रव्य है इसमें बहुत सारे सबस्टांस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो है फ्रक्टोज होता है ना, ध्यान से समझते चलेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, और ये सिर्फ मेल में ही पाए जाते हैं। फ्रक्टोज जो होते हैं वो सिर्फ कहाँ पाए जाएंगे? तो मेल में ही पाए जाते हैं, फीमेल में ये नहीं पाए जाते हैं ना। ये जो फ्रक्टोज होता है सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? तो मेल में। और जो है कि बहुत सारे जो है प्रोटीन्स होते हैं। इसी के अलावा जो है बहुत सारे क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। प्रोटीन्स के अलावा जो है इसमें ही पाए जाते हैं सीट्रेट, है ना, सीट्रेट। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे सब कुछ, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है? सीट्रेट होता है। इसी के अंतर्गत जो है आइनोसिटॉल, है ना, आइनोसिटॉल, ये सभी नाम याद करेंगे क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइनोसिटॉल के अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और
इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मतलब ये जो है कि सुक्रिय प्रद्रव्य है, ये लगभग क्षारीय नेचर के होते हैं। इसी में सेमिनोजेलिन और कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह भी चीज़ें पाई जाती हैं। सेमिनोजेलिन और कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी कि जो सुक्रिय प्रद्रव्य है, यानी जो वीर्य का 80% भाग है, इसके अंतर्गत फ्रक्टोज, प्रोटीन्स और सिट्रेट, आइनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और सेमिनोजेलिन और कैल्शियम कार्बोनेट की जो है कि चीज़ें पाई जाती हैं सुक्रिय प्रद्रव्य में। ये क्षारीय नेचर के होते हैं। कैसे नेचर होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। और जो ये फ्रक्टोज की संरचना होती है सिर्फ किस में पाई जाएंगी? तो सिर्फ मेल में पाई जाएंगी। और जो एक जैसे अगर कहीं भी जो रेप केस होता है, रेप केस, उसमें जो है कि फीमेल के बॉडी में यही जो है कि चेक किया जाता है कि फ्रक्टोज की संरचना उसमें उपस्थित है कि नहीं है ना। ये जो है रेप केस में इसको यूज किया, मतलब कि देखा जाता है कि जो फीमेल हैं उनमें जो है कि ये उपस्थित है कि नहीं है ना। तो जो है इससे जांच की जाती है। तो हमने बताया जो शुक्राशय होता है, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, ये जनन ग्रंथि है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ये मूत्राशय व मलाशय के मध्य में स्थित होते हैं। ये लगभग जो है वीर्य का 80% भाग बनाने का कार्य करते हैं। और जो है ये सुक्रिय, इसके अंतर्गत जो है सुक्रिय प्रद्रव्य होते हैं। और लगभग ये जो है कैसे होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। इसमें फ्रक्टोज, प्रोटीन, सिट्रेट, आइनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेलिन और कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि उपस्थित होते हैं। तो इनके बारे में आप नोट करेंगे, पॉइंट वाइज नोट करिएगा। हेडिंग देंगे शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल्स है ना। इसमें लिखेंगे यह एक नर जनन ग्रंथि है। पहले पॉइंट में लिखेंगे यह एक नर जनन ग्रंथि है जो मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होती है। जो मूत्राशय व मलाशय के मध्य स्थित होती है। इससे एक क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव्य का स्राव होता है जो वीर्य का लगभग 80% भाग बनाता है। इस क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव्य में फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, सिट्रेट, आइनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेमिनोजेलिन और कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे इसमें उपस्थित फ्रक्टोज शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है ना। ये याद रखेंगे, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो फ्रक्टोज। इसमें लिखेंगे इसमें उपस्थित फ्रक्टोज शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है तथा प्रोस्टाग्लैंडिन्स अंडाणुओं को संलयन के लिए मादा जनन पथ में विपरीत क्रमाकुंचन गति प्रदान करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है? तो ध्यान से हम समझेंगे कि जो मादा में जो है कि विपरीत अंडाणु को जो है विपरीत जो है दिशा में क्रमाकुंचन गति के द्वारा, मतलब कि इसको जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव्य का कार्य शुक्राणु को जीवित और गतिशील बनाए रखता है। क्षारीय सुक्रिय प्रद्रव्य का कार्य शुक्राणु को जीवित व गतिशील बनाए रखने का कार्य करती है। तो इतनी बातें जो है आप नोट कर लेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए अब जो है